किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुबाला। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। ठंड का मौसम है, मशरूम उत्पादन का उपयुक्त समय। चूड़ा मशीन बनाकर सफलता हासिल की है वैशाली जिला के अवधेश कुमार ने। और बड़े पेड़ की कटाई छटाई के लिए उपयोगी है बगीचे का जीर्णोद्धार नामक कृषि यंत्र। किसान भाइयों, ठंड के मौसम में आप मशरूम लगा सकते हैं। मशरूम आप अपने प्रतिदिन खाने में उपयोग कर सकते हैं, साथ ही इसे व्यवसाय के रूप में भी अपनाया जा सकता है। जो हम लोग खाना खाते हैं अपने भोजन में, उसको जोड़ना बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि घरेलू स्तर पे भी मशरूम का उत्पादन महिला अपने बचे हुए समय में कर सकती हैं और ये बहुत आसान है। इसके लिए हमें कोई ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा पैसे नहीं खर्च होते हैं और कम जगह पे हम अच्छे से इसको उपजा सकते हैं और अपने भोजन में सम्मिलित कर सकते हैं। इंसान के इरादे मजबूत हो तो सफलता कदम चूमती है। इसी को सच कर दिखाया है वैशाली जिला के अवधेश कुमार ने। इन्होंने धान से चूड़ा निकालने का मशीन खुद से तैयार किया है। पहले जहां इसकी भट्टी कोयले से चलती थी, वहीं आज धान की भूसी से ये भट्टी चलती है। इससे अर्थ श्रम दोनों की ही बचत होती है, साथ ही इससे इन्हें अच्छी आमदनी भी हो जाती है। ये हमारा चूड़ा मशीन है, इसमें हम धान से चूड़ा बनाते हैं। और पहले जहाँ पर कोयले का इस्तेमाल होता था, उसके जगह पर अभी ये धान के ही भूसी से, उसी चूड़ा के भूसी से ये चूल्हा है जो हम 1997 में इसको स्टार्ट किए थे। तब उस समय बिल्कुल कोयला से लोग करते थे। हमने सोचा कि भाई इसी के भूसी को हम जलावन में कैसे यूज करें, तो इसके लिए हमने इस भट्टी का निर्माण कराया था। और इस भट्टी में खास ये था कि जो नेचर का हवा है, और उसके लिए हमने वो पुराने वाले थ्रेसर का जो वो हवा बनाने वाला जो फैन था, उसको इस्तेमाल करके हमने भट्टी में हवा का प्रयोग किया। और ये आज के समय में ये हमारा बिल्कुल सक्सेस है। किसान भाइयों, बेहतर तकनीक और उन्नत प्रभेद का इस्तेमाल करने से आपकी फसल अच्छी होगी, जिससे आपकी आमदनी भी और अधिक होगी। राजेंद्र सरसों 1, गौर स्वर्णा सरसों के उन्नत प्रभेद हैं। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। चना साग 50 रुपये किलो है, बथुआ साग 30 रुपये किलो है, कुसुम 10 रुपये किलो है। हरी भजन छेमी 40 रुपये किलो बिक रहा है और बड़ा वाला छेमी 40 रुपये किलो बिक रहा है। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम वैज्ञानिकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतम तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती के नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम समाचार के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप खेती से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पटना के परिसर में हैं। यह पूर्वी क्षेत्र का मुख्य अनुसंधान केंद्र है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। यहाँ निरंतर अनुसंधान और विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, जिसका लाभ आप सभी किसान भाइयों को मिलता रहता है। तो आइए आज हम बातचीत करते हैं रबी मौसम में तिलहन की खेती के बारे में। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संत कुमार, जो यहाँ के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा कि हमारा आज का विषय है सर रबी मौसम में तिलहन की खेती, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि इस मौसम में किसान भाई तिलहन की कौन कौन सी फसल ले सकते हैं। हाँ किसान भाइयों, तिलहन जो हमारे यहाँ बहुत ही कम मात्रा में उत्पादित हो पा रहा है, उसमें किसानों को ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या सिर्फ सरसों, राई या तोड़ी करना जो है हमारे राज्य के लिए फ़ायदेमंद है, कि क्या इसके अलावा भी अच्छे फसल रबी में जो तिलहन का है उसे भी करना चाहिए। तो इसमें आपको जानना ज़रूरी है कि तोरी, राई जो हमारे यहाँ सरसों जो पुरानी फसल है, ठीक है इसका एकरेज ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में आप पैदा कर रहे हैं,
लेकिन फिर भी हमारे ज़रूरत के हिसाब से इसका उत्पादन नहीं हो पा रहा है। उत्पादकता जो है ये बहुत ही कम है, 1 टन प्रति हेक्टेयर औसत से भी कम हो गया है। इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसकी उन्नत खेती करके ही आप इसकी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य दलहनी फसल हैं जिन पर कि आपको ध्यान देना चाहिए। उसमें से तीसी जो है बहुत ही आसानी से पुराने ढंग से भी करने से खेती हो रही थी, उसको और इम्प्रूव करने की तरीकों को अपनाते हुए तीसी में बहुत ज़्यादा मुनाफा पाया जा सकता है। इसी प्रकार कुसुम भी आप खेती कर सकते हैं और सूर्यमुखी जब कभी जहाँ मौका लगे उसको भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि तीसी, कुसुम, सूरजमुखी ये भी हमारे सरसों के अलावे, सरसों परिवार के अलावे जो सरसों तोरी राई है उसके अलावे इनकी भी खेती अच्छे ढंग से हम कर सकते हैं अपने बिहार में और उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अभी आपने सर बहुत अच्छा बताया कि हमारे किसान भाई यहाँ पर रबी, तोरी, तीसी, राई, सूरजमुखी, कुसुम आदि की फसल ले सकते हैं, लेकिन इन सभी का कौन कौन सा प्रभेद किसान भाइयों के लिए ज़्यादा उपयोगी है, साथ साथ उसका बीज दर क्या है, ये भी हमारे किसान भाइयों को बताएं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सबसे पहले होता है कि आप अच्छी वैरायटी कहीं से उचित जो समय पे प्राप्त कर लें। उचित समय का मतलब है कि अक्टूबर में आपको बीज तो लगाने के लिए बिल्कुल समय हो जाता है, तो अक्टूबर से नवंबर तक सभी दलहनी फसलों को लगवाने का उचित समय है। तो इसके लिए पहले से आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी वैरायटी कहाँ से प्राप्त करें। एक तो है कि हमारे द्वारा यही हम चाहेंगे कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय अथवा नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन के ही सोर्स से, दुकानों से या उनके स्टोर से आप बीज खरीदें, क्योंकि दूसरे अन्य जगहों से बहुत ज़्यादा शिकायत आती है और आपका समय भी बर्बाद जाता है, पैसा भी। तो इसमें है कि सबसे ज़रूरी है कि यही इन्हीं जगहों से लें। दूसरा है कि आप समय से उसको खरीद के रख लें, नहीं तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो इसके लिए आप चाहें कि सितंबर अंत में ही प्रयास करें, उनसे कांटेक्ट करें, अक्टूबर में ज़रूर, जिससे कि आपको मिल जाए। नवंबर में आपको मिलने का चांस कम है, क्योंकि बहुत सारे डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं हो पाता है। तो उस तरह से आप देखें तो इसमें वैरायटी को जानने के लिए आप जान लें कि पूसा गोल्ड या क्रांति ये सरसों में बहुत ही अच्छा चल रहा है और ये आपको उपलब्ध भी हो जाता है। इसका कीमत ज़्यादा नहीं है, इसका कीमत बहुत तो 60 रुपये से लेकर के 80 रुपये किलो फाउंडेशन बीज का चल रहा है। सर्टिफाइड सीड 60 रुपये में मिल जाएगा आपका, तो ये प्रति किलो 60 रुपये दाम है। लेकिन इसका बीज दर पूसा गोल्ड का मात्र 5 किलो प्रति हेक्टेयर, यानी 4 बीघे में आप 5 किलो बीज से ही आप अपना खेती पूरा प्योर सरसों का खेती कर सकते हैं। तो जैसे पूसा गोल्ड, क्रांति, या अभी जब जहाँ धान पीछे हो गया है वहाँ पर राजेंद्र पछेती वैरायटी या अनुकूल वैरायटी जो लेट में लगती है वो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से खरीद के भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा अन्नीगिरी या PNR नंबर का जो वैरायटी महाराष्ट्र से हम लोग कुसुम का यहाँ पर मंगाते हैं उसको भी लगा सकते हैं। और जो आपका तीसी है उसमें टाइप 397 वैरायटी लगा सकते हैं। तो इन वैरायटीज़ को जो उपलब्ध भी हैं और आपको लग सकता है अभी भी नवंबर महीने में तक लगा सकते हैं, लेकिन नमी जो है खेत में उचित होना चाहिए। ये तो हो गई प्रभेद और बीज दर की बात सर, लेकिन इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है किसान भाइयों को खेत की तैयारी की। तो किसान भाई खेत की तैयारी में किस बात का ज़्यादा ध्यान रखें और साथ साथ खरपतवार के नाश के लिए, उनके समाप्ति के लिए किसान भाई क्या उपाय करें, इसके बारे में किसान भाई को बताएं सर आप। देखिए, हमारे यहाँ ये जो दलहनी फसलें हैं ज़्यादातर धान के खेत के कटने के बाद ही करते हैं। तो धान के खेत जो कटता है उसमें ये देखें कि उसके स्टबल्स वगैरह यानी उसके खूंटी वगैरह उसको अच्छे ढंग से निकाल लें और खेत जो है अच्छी तरह से जुताई 2 बार उसको कल्टीवेटर से कम जुताई करके दोनों तरफ से और उसको पाटा चला दें, जिससे कि नमी भी बरकरार रहे और आपको समतल भी हो जाए। और ताकि उस नमी जब बरकरार रहे तो आप पंक्ति में लाइन में बुआई करें, तब उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। और घास का जहाँ तक सवाल है, शुरू में तो हम लोग पेंडिमिथलिन जो है इसको बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर 3 से 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे करना है, जो घास को पूरा भींगा करके ज़मीन हर एक जगह उसका दवा का मात्रा पड़ जाए,
तो 800 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी भी उसमें लगता है। तो इस तरह से करेंगे तब जा करके आपका जो बुआई के 2-3 दिन के अंदर अगर कर देंगे तो उस फसल को नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो घास कम निकलेंगे। फिर भी कुछ घास निकलते हैं तो 25 दिन के 30 दिन के बाद जो फसल का है, और लाइन में लगाने से फ़ायदा ये है कि आप उसमें एक व्हील हो आता है जिसको कि आप पंक्ति के दोनों के बीच में चला करके बड़े आसानी से घास को निकाल सकते हैं। पर फिर भी जो जड़ के पास है वो खुरपी से निकाल देने से बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होगा और उसमें जड़ें अच्छा निकलेंगी और ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, यानी ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगे, ज़्यादा उसमें पॉट्स बनेगा, ज़्यादा बीज बनेगा और उसमें ज़्यादा तेल आप प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस विषय पर हम अभी और बातचीत करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया। हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं रबी तिलहन की खेती के बारे में और हमारे साथ हैं डॉक्टर संत कुमार, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। ये तो हुई खेत की तैयारी की बात सर, लेकिन इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है किसान भाइयों के लिए, जल प्रबंधन। तो जल प्रबंधन के अलावे और भी पौधा संरक्षण की बात जब हम करते हैं तो उसमें कीटनाशी और उर्वरकों का प्रयोग भी महत्वपूर्ण होता है। तो किसान भाई इन सब को किस प्रकार से करें और क्या करें ताकि उनको अच्छी से अच्छी फसल मिल सके सर? हाँ, देखिए, टाइम से लगाने से किसान लोगों को, जैसे मैंने कहा कि अक्टूबर में लगा दें तब तो आपको कीड़े का प्रकोप कम होता है। जब आप नवंबर और लास्ट पहुंच जाते हैं तब उस केस में क्या होता है कि सरसों में खास करके ये हमारे जाड़े के ऋतु में देखेंगे कि बादल हो जाएगा और माहू का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। छोटे काले हरे भूरे रंग के छोटे छोटे पत्ते पर जम जाते हैं और बहुत ही संख्या में रहते हैं। तो उसका जो है सो कंट्रोल बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उस केस में हम लोग उसको एंडोसल्फान जो है वो आप 2 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर देते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। या एमिडाक्लोप्रिड जिसको कॉन्टाफ भी कहते हैं, इसका भी 15 दिन के अंतराल पर आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जब वेदर क्लियर हो जाता है तो उसकी मात्रा कम जाती है। तो ये क्लाउडी वेदर होने से पाया गया है कि सरसों में बहुत बड़ा अटैक होता है। फिर भी हम ये कहेंगे कि किसान बीज का उपचार अवश्य कर लें। बीज का उपचार बोने से पहले उनको 1-1.5 दिन समय लगता है, जिसमें कि FIR जिसका कि कहा गया फंजीसाइड से पहले ट्रीटमेंट करें। वो उसमें फंजीसाइड से या तो ट्राइकोडर्मा जो है सो 4 ग्राम प्रति किलो की दर से, या फिर आप वेविस्टीन ही जो है 2 ग्राम प्रति किलो की दर से इसका बीज से उपचार कर लेंगे। तो कोई भी तरह के कवकनाशी बीमारी जो इतनी फंगस है, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, ये चूर्ण, सफ़ेद चूर्ण नहीं आएगा पत्तों में, तो उस पर आप फंजीसाइड से ट्रीटमेंट कर लें। इसके बाद से कीड़े जो हैं वो आते हैं, दीमक भी आ जाता है, तो उसके लिए हमको क्लोरपायरीफॉस का 8 ml प्रति 15 ml पानी में डाल करके और आप प्रति किलो के रेट से उसको भी ट्रीट कर लें। तो इससे क्या होगा कि आपका ये कीड़े का भी अटैक कम होगा।
और जब आप लगाते हैं तो लाइन में लगाना चाहिए, और लाइन में लगाने के बाद ये देखें कि उस समय नमी जो है खेत में नहीं हो। अगर नमी कम हो जाती है देर होने से, तब आपको प्री सोइंग इरिगेशन यानी लगाने से पहले नमी बरकरार करने के लिए हल्का सिंचाई कर देना चाहिए, तब जुताई वगैरह करके और पाटा दे करके उस नमी को मेंटेन करते हुए ये बुआई करनी चाहिए लाइन में। तो ये है कि उसके बाद से भले 2 बार पानी देना अति आवश्यक होता है, फूल आने से जस्ट फूल आने के समय और उसके बाद फलियाँ लगती हैं उस समय बहुत ज़रूरी होती है, जिससे कि बहुत लाभ होता है। अब हम लोग ICR में एक बहुत ज़्यादा पानी की बचत करने के लिए एक लेवा का इजाद किया गया है, जो लो वाटर एनर्जी एप्लीकेशन डिवाइस है। उसमें कम पावर में ही कम एनर्जी में आप ज़्यादा से ज़्यादा फव्वारे विधि से पानी दे करके और जितनी ज़रूरत है उतना ही देते हैं, तो उससे बीमारी कीड़े का अटैक भी कम होता है, क्वालिटी भी अच्छा आता है। एक आपको किसानों को ये मैं बताना चाहूँगा कि आजकल गया जिला में जैसे कुछ किसानों ने किया है, छोटे छोटे किसानों ने, कि उन्होंने एक श्री विधि के कंसेप्ट को लेते हुए एक सरसों में ही उन्होंने ऐसा किया है कि छोटे स्तर पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल करके और दूरी ज़्यादा रख के और खरपतवार का अच्छा प्रबंध करके कई बार मैंने कोड़नी दे करके निराई गुड़ाई करके बहुत ही अच्छा उत्पादन भी सरसों में पाया गया है। उस विधि को भी किसानों को सीखना चाहिए, जिसे कि श्री विधि भी कहा जाता है, यानी उसमें जड़ों का बहुत ज़्यादा विकास होता है और उसी तरह से ऊपर ब्रांचेज भी बहुत निकलते हैं, तो फलियाँ ज़्यादा निकलने से यील्ड जो है 2-3 गुना से 4 गुना तक भी पा सकते हैं। लेकिन यह है कि उसमें वर्मी कंपोस्ट जिन किसान को उपलब्ध हो, तो उसका अगर हम 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर अगर दे देते हैं खेत में, तब हमें बहुत कम मात्रा में, सिंचित मात्रा में भी बहुत कम मात्रा, जैसे कि 60 किलो नाइट्रोजन और 40 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटास की मात्रा देने से भी काम चल जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह की चीज़ नहीं देते हैं तो होता क्या कि सल्फ़र की कमी, जिंक की कमी हो जाती है। तो सल्फ़र भी रिकमेंडेड है कि 20 किलो प्रति हेक्टेयर आप सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में दें, तो जिसमें 12% सल्फ़र आता है, तो वो बहुत ही लाभकारी होता है, क्योंकि दलहनी फसलों में सल्फ़र देने से उसका जो परसेंटेज ऑयल का है वो बढ़ जाता है। इसी प्रकार बहुत से जगहों में नॉर्थ बिहार में जिंक की कमी पाई गई है, तो जिंक सल्फेट भी हम लोग देखे हैं कि या तो मिट्टी में आप दें 10 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से, अथवा आप स्प्रे करें 0.5% सोल्यूशन बना करके जिंक सल्फेट का। लेकिन जैविक पदार्थों के देने से ये जिंक या सल्फर या अन्य बोरान को बहुत रिस्पॉन्स पाया गया है। बोरक्स जो सुहागा है उसको आप चाहें तो उसका भी 1% से या 0.5% सोल्यूशन स्प्रे करके दे सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। पर जैविक का हमें जैविक 50% और अजैविक केमिकल उसको 50% देने से संतुलित मात्रा में हम उसके पोषक तत्वों को दे पाते हैं, और इस तरह से 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज पाने में कोई दिक्कत नहीं है। और दलहनी फसलों का मिलवा खेती जो लाइन में करेंगे, जैसे 3 लाइन दलहन फसलों के साथ 1 लाइन अगर सरसों कर देते हैं, अथवा 1 लाइन कुसुम का या सूरजमुखी का या तीसी का कर देते हैं, तब आपको क्या होता है, कीड़े मकोड़े या बीमारी का भी प्रकोप कम होता है, जिसको हम इंटीग्रेटेड अप्रोच कहते हैं। और इस तरह से किसानों को पंक्तियों में लगाने से लाभ ही लाभ होता है। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है।
और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। आज आपने सर हमारे किसान भाइयों को एक नई विधि, श्री विधि से सरसों की खेती के बारे में बताया, उन्हें जानकारी दी और साथ ही साथ परंपरागत तरीके से जो सरसों की और अन्य राई तोड़ी की जो खेती की जाती है उसके बारे में बहुत ही विस्तृत और बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। पिछले दिनों कृषि विभाग द्वारा हाजीपुर पुलिस लाइन मैदान में 2 दिवसीय कृषि मेला का आयोजन किया गया। इस मेला का उद्देश्य किसानों को कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी देना और इसकी खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी के माध्यम से इन यंत्रों को किसानों तक आसानी से पहुंचाना है, ताकि खेती करने में किसानों को आसानी हो सके। मेला में नेपसेक पावर स्प्रेयर, नेपसेक स्प्रेयर हस्तचलित, पोर्टेबल पावर, लघु डीजल, ईटर कल्टीवेटर, रोटावीडर, बहुउपयोगी डीजल, ईटर कल्टीवेटर, यांत्रिक मशीन एवं खाद की दुकानें लगाई गई थीं, जिन पर किसानों की भारी भीड़ देखी गई। मेले में मौजूद किसानों को मशीन चालू करके भी दिखाया गया। रीपर बाइंडर है जो गेहूं काट कर बोझा बांध देती है बहुत आसानी से। ये खुद बोझा बांधती है, इसमें मजदूर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं। और इस मशीन में इतनी विशेषताएं हैं जो 1 एकड़ काटने के लिए मात्र 1 लीटर डीजल की आवश्यकता बनती है। वैशाली जिला के कृषि पदाधिकारी ने बताया कि मेलों के माध्यम से अब तक 2000 किसानों के आवेदन आए हैं। कुल हमारा लगभग 8500 कृषि यंत्र बांटने का लक्ष्य है और अब तक 2000 आवेदन पत्र मेरे पास आया है, जिसका कि परमिट निर्गत किया गया है। ऑनलाइन आवेदन जो व्यवस्था सरकार की ओर से, विभाग की ओर से किया गया, उसमें हम समझते हैं किसानों को लाभ होना चाहिए। शुरुआती स्टेज में थोड़ा सा लोगों को ऑनलाइन करने में कुछ कठिनाई महसूस हो रही थी, लेकिन अब तक जो आवेदन प्राप्त हुआ उससे ऐसा लगता है कि अब कृषक भी इस बात से इसके प्रति जागरूक हो गए हैं और आवेदन उनके द्वारा किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग का लक्ष्य पूरा करने में हम लोग सफल हो पाएंगे। किसान भाइयों, हम अपने इस कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से आपको हर एपिसोड में, हर अंक में नई नई वार्ताएं, नई नई जानकारियां लेकर आते हैं। जैसे गेहूं की खेती के बारे में, दलहन की खेती के बारे में या फिर तिलहन की खेती के बारे में। चुनाव आपको करना है कि आप किसकी खेती करेंगे। यह चुनाव आप तब कर सकते हैं जब आपकी नज़र बाज़ार पर हो। अतः आप बाज़ार से जुड़े रहें, नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करें। तब आप खेती में अच्छी से अच्छी फसल ले सकते हैं और पूरा लाभ ले सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।